आज का जो वीडियो है वो इतिहास की 12वीं की जो पुस्तक है उसका चैप्टर 2 है, जिसका नाम है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। पिछला जो इसका चैप्टर था, चैप्टर 1, उसमें हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व, जिसमें हमने रेडियो की कार्बन विधि यानी कि कार्बन 14 की विधि के तहत ये जाना कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक का काल था, जो सर्वमान्य था। इसके बाद का जो काल है यानी कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का काल, ये काल जो है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। इसके बाद 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। फिर 600 ईस्वी जब हम आते हैं, छठी शताब्दी ईस्वी पर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए हैं, क्योंकि उस समय समाज में बहुत ज़्यादा धर्मांधता व्याप्त हो गई थी, जिसको दूर करने के लिए धार्मिक आंदोलन हुए, जिसके उपरांत बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आए। उसके बाद 16 महाजनपदों का अस्तित्व आया। 16 महाजनपदों में जो मगध सबसे शक्तिशाली जनपद साबित हुआ, उस जनपद में यानी मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और मौर्य साम्राज्य के पश्चात गुप्त काल आया। तो इस चैप्टर में हम मेनली मौर्य काल और गुप्त काल का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास देखेंगे। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात हम जब करें तो वहाँ पर हमें इतिहास को लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि उस समय हमारे सामने कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, और जो साक्ष्य उपलब्ध भी था उसे पढ़ा जाना बहुत मुश्किल था, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन मौर्य काल और गुप्त काल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस काल तक इससे पहले के वैदिक काल की हम बात करें, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, तो उस समय भी हमारे सामने बहुत अधिक यानी पर्याप्त मात्रा में लिखित साक्ष्य मौजूद रहे। जैसे वेदों में चारों वेद हैं, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सभी चीज़ों से हमें बहुत ही प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे इतिहास लिखने में बहुत ही आसानी हुई। और जब हम मौर्य काल या गुप्त काल में आते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऐसे अभिलेखों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं, बहुत सारे ऐसे लिखित साक्ष्य हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, जिसके आधार पर हमें इस काल की जानकारी आराम से प्राप्त हो जाती है। तो अब हम जब स्रोतों की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर है मेगस्थनीज की इंडिका, ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देती हैं। और जब हम गुप्त काल की बात करते हैं तो वहाँ हमें कालिदास के रघुवंशम और शूद्रक के मृच्छकटिकम, ये दोनों साहित्य हमें गुप्त काल की जानकारी देते हैं। पुराणों की अगर हम बात करें तो जहाँ विष्णु पुराण हमें मौर्य वंश की जानकारी देता है, वहीं वायु पुराण हमें गुप्त वंश की जानकारी देता है। इसके अलावा हम देखेंगे विशाल दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, जो मौर्य काल की जानकारी देता है। तो वहीं उसका दूसरा नाटक जो है देवी चंद्रगुप्तम, उससे हमें गुप्त काल के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अभी जो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है अभिलेख, जिसमें अशोक के अभिलेखों की भरमार है। जिससे अशोक के अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हमें इस काल की बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत ही प्रामाणिक जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो जहाँ तक हम बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेखों की बात जब भी आएगी तो वहाँ पर हमें अशोक का ही जिक्र आएगा, क्योंकि अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा है। और जब हम अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेख जो है वो संपूर्ण भारत से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख 3 लिपि में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और आरामाइक लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो है, जो हिंदी की तरह लिखा जाता है, यानी कि जो बाईं ओर से दाईं ओर की लिखा जाता है, तो वो जो उस लिपि में मिले हुए जितने भी अभिलेख हैं वो हमें संपूर्ण भारत में मिले हैं। और जो खरोष्ठी लिपि में जो अभिलेख मिले हैं वो हमें शहबाजगढ़ी और मानसेरा, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ से मिले हैं। और जहाँ तक हम बात करें यूनानी लिपि में जो भी मुद्रित मिले हैं हमें, वो अफगानिस्तान में आरामाइक और यूनानी लिपि में मुद्रित अभिलेख मिले हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ना भी उतना ज़्यादा सरल नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद अशोक के अभिलेखों को सबसे ज़्यादा 1750 ईस्वी में सबसे सही तरीके से अगर कोई पढ़ पाया है, और सबसे पहले जो पढ़ पाया है, तो उसका नाम है टिपेन तेलर महोदय, जिन्होंने 1750 ईस्वी में इस अभिलेख को पढ़ने में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की थी। इसके बाद इससे पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी वो था जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल का एक अधिकारी था। इसने ये काम किया था 1837 ईस्वी में। तो जब भी ये सवाल आए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने हासिल की थी, तो आपको बताना पड़ेगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। और उसने क्या पढ़ा था? उसने पढ़ा था देव नाम प्रियदर्शी राजा एवं आह, यानी देव नाम प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा।
तो अशोक के लिए यहाँ पर देवनाम प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों की जब हम बात करें तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो 14 शिलालेख हैं इसके, जो अलग अलग जगहों से हमें मिले हैं। तो जब हम इसके अभिलेखों की बात करें तो आपको एक एक अभिलेख के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा और इसका अच्छी तरह से एक नोट बढ़ाना पड़ेगा। अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें अशोक के अभिलेखों को विस्तारपूर्वक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना को देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मगध, जहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध की क्या स्थिति थी। तो मगध को पहले हम देखते हैं कि मगध में सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश के किस किस राजा ने वहाँ पे शासन किया, किस तरह से शासन किया। और उसके बाद हम आते हैं शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश। नंद वंश के राजा धननंद को पराजित करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले मगध का क्या इतिहास रहा वो जानना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक में लाकर कैमरे को समझाऊंगी और अच्छी तरह से बताऊंगी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध साम्राज्य की क्या स्थिति थी, वहाँ पर किन किन शासकों ने शासन किया और मगध का इतिहास कैसा रहा। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले हमें मगध साम्राज्य को देखना है कि मगध साम्राज्य का इतिहास क्या रहा, मगध साम्राज्य में किन किन राजवंशों का शासन रहा और किस राजवंश में किस राजा ने शासन किया। तो मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था जिसने उसकी स्थापना की थी वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन मगध में 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक रहा और इस दौरान मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ये सभी राजाओं का शासन रहा। तो जब हम बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार का शासनकाल रहा 544 से लेकर 491 ईस्वी तक। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का प्रथम शासक था, इसे मगध साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। इसकी राजधानी पहले गिरिवर्ष थी और बाद में उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था ताकि वो अपने साम्राज्य को एक दृढ़ता प्रदान कर सके। तो इसके लिए उसने क्या किया कि कौशल के जो राजा थे उसकी पुत्री कौशला देवी और लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री चेलना और मद्र देश की राजकुमारी खेमा, इन तीनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था ताकि इन तीनों राज्यों के साथ उसकी जो संबंध हैं वो मजबूत हो जाए और मैत्रीपूर्ण हो जाए। इसके अलावा जीवक की जहाँ तक हम बात करें जो कि एक प्रसिद्ध राजवैद्य था, ये भी इसी के दरबार का राजवैद्य था और महागोविंद ये इसके दरबार का प्रसिद्ध वास्तुकार था। इसको आप अच्छे से जब नोट्स बनाओगे तो अंडरलाइन कर लेना। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना जिसने 491 से लेकर 459 ईस्वी तक शासन किया। इसे इसका राज्य आसानी से नहीं मिला था। इसने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। पिता की हत्या करके राज्य प्राप्त करने का यह पहला प्रमाण था इतिहास में। इसके अलावा इसने एक और काम किया था, फूट डालो और शासन करो की शुरुआत भी इसने की थी। इसने वज्जी संघ को जीतने के लिए वज्जी संघ पे पहले फूट डाली, उससे अलग अलग कर दिया और फिर उसके राज्यों को एक एक करके जीता। इस युद्ध में उसने जो 2 हथियारों का प्रयोग किया था जिससे इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उनका नाम है रथमूसल एवं महाशिला कंटक। ये 2 हथियारों का प्रयोग उसने युद्ध के दौरान किया था। इसने आजीवक संप्रदाय का संस्थापक जो थे जिनका नाम था मखली गोशाल, उसे युद्ध में मार गिराया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद इसने अजातशत्रु ने उसकी भस्म को पर राजगृह में स्तूप बनवाया था और इसी के समय में बौद्ध संगीति जो थी, प्रथम बौद्ध संगीति वो आयोजित हुई थी, जो कि बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इसके बाद आते हैं उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज्य हासिल किया था, उसी तरह उदयन ने भी इतिहास को दोहराया और उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। इसके बारे में जो बात प्रसिद्ध है इतिहास में वो ये है कि उसने गंगा सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, और उसने राजगृह में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु ने की हत्या करके उसने सिंहासन प्राप्त किया था। इससे पता चलता है कि जैसे फल जो हम कर्म जैसा करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। यहाँ तक
हर्यक वंश का शासन था। इसके बाद 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी तक शिशुनाग वंश का शासन आ जाता है। तो हर्यक वंश का जो अंतिम सबसे शासक था वो था नागदशक, जिसको पदच्युत करके शिशुनाग नामक व्यक्ति ने, जो कि उस समय अमात्य था, अमात्य मतलब मंत्री, नागदशक का मंत्री था वो, उसने अपने शासक नागदशक की को गद्दी से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, परंतु उसका जो पुत्र था काल अशोक, उसने राजा बनने के पश्चात फिर से पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। और जो इसका पुत्र था काल अशोक, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसके बाद आते हैं हम नंद वंश में। 344 ईस्वी से लेकर 323 ईस्वी के बीच में नंद वंश का शासन रहा। और नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। इसी का वंश करके अंतिम शासक था, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का, महापद्म नंद जो है उसने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। यानी कि नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ? महापद्म नंद। इस वंश का जो अंतिम शासक था धननंद, इसी के समय में 325 ईस्वी पूर्व में यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर के भारत के जाने के पश्चात यहाँ जो अव्यवस्था फैल गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये था मौर्य साम्राज्य के पूर्व मगध साम्राज्य का इतिहास। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि बहुत सारे साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें कौटिल्य, जिसको कि चाणक्य ही बोला जाता है, उसका अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, विष्णु पुराण है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ है। तो इन सभी से हमें बहुत सारे इतिहास की, यानी कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए हमें बहुत पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक स्रोत मिल जाते हैं। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण भी बहुत ज़्यादा सहायता पहुंचाते हैं इसमें, जिसमें यूनानी जो मेगास्थनीज थी उसकी इंडिका बहुत ही अहम स्रोत माने जाते हैं। फिर पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। मैंने बोला कि अभिलेखों को लेकर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो भी बहुत प्रामाणिक स्रोत हैं, जो मौर्य साम्राज्य की कहानी बताते हैं। तो फिर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार है, फिर अशोक है। अशोक के बाद जो हम करें तो अशोक में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके धम्म के बारे में, उसके अभिलेखों के बारे में, फिर उसने अपने धम्म को फैलाने के लिए क्या प्रयास किया, ये सब। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग जब इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और फिर अशोक की बात करेंगे। अशोक की बात जब हम करें तो हम देखेंगे कि उसके अभिलेखों के बारे में देखेंगे, उसके धम्म के बारे में देखेंगे। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।